अभी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का नॉर्थ इंडियन कैंपेन्स पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब पढ़ा जाता है तो एक होता है शब्द होता है साम्राज्यवाद, हालांकि सब मेंस के लिए है ना, और एक होता है विस्तारवाद, है ना। तो दो टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्थ इंडियन कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड साउथ इंडियन कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, दो एरिया है जिसको पढ़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक निरंकुश शासक है ना। तो जब निरंकुश कोई आदमी होता है, निरंकुश का मतलब होता है कि केवल हम हैं और कोई दूसरा नहीं। पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि जब भारत में मुस्लिम लोग आते हैं तो राजपूत भारत के सामंतवाद के प्रतीक हैं। सामंतवाद जो है एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण है ना, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन एक तरह के डिसेंट्रलाइजेशन का ये जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड डाउनवर्ड्स, है ना। तो सामंतवाद का मूल विशेषता यही होता है कि जहां केंद्र की सत्ता जो है, ताकत जो है, वह उसके इकाइयों में बटी होती है। और पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से रजिया का पतन हुआ, इवन इल्तुतमिश ही इक्तादार था, बलबन भी चालीसा का मेंबर था। रजिया को जिन लोगों ने पतन के रास्ते पर ले गए लोग, वो भी इक्तादार थे, अल्तुनिया भी इक्तादार था। तो नीचे के लोगों ने केंद्र की सत्ता को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए जब जिसको मौका मिला उन लोगों ने प्रांतीय सत्ता को कमजोर करने का प्रयास किया। तो वो अपनी सत्ता को कमजोर कर रहे थे, लेकिन भारत में जो जमीनी सत्ता थी उसका प्रतिनिधित्व राजपूत और उनका सामंतवाद कर रहा था। पहले भी हमने बताया कि राजपूत सामंतवाद तुर्क या मुस्लिम सामंतवाद से डिफरेंट है। राजपूत सामंतवाद जमीन पर आधारित है, मुस्लिम सामंतवाद राजस्व पर आधारित है। राजपूत सामंतवाद हेरिडेटरी है, तुर्क सामंतवाद ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी है, गुण के आधार पर है, योग्यता के, एबिलिटी के आधार पर है। उनमें सत्ता में ऊपर जाने के लिए जाति की कोई भूमिका नहीं है। राजपूत सामंतवाद में जाति ही डिसाइसिव फैक्टर है ना। लेकिन भारत में राजपूत सामंतवाद और तुर्क सामंतवाद ने कोएग्जिस्ट किया और दोनों ने एक दूसरे को सहयोग किया, लेकिन तुर्क सामंतवाद ने इनडायरेक्टली राजपूत सामंतवाद की जड़ें खोद दी, क्योंकि इन विशेषताओं के कारण अन्य जातियों और लोगों को लगा कि तुर्कों में योग्यता के आधार पर आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे स्लेव डायनेस्टी है जिसको बोलते हैं, जो अननोन डायनेस्टी के लोग थे और सुल्तान बने, यानी दास से सुल्तान बने। यहाँ खिलजी वंश के लोग भी, जलालुद्दीन खिलजी की भर्ती सैनिक के रूप में होती है एंड ही बिकम्स सुल्तान। तो यहाँ बहुत सारे और भी लोग हैं जो सैनिक के रूप में जीवन शुरू करते हैं, गियासुद्दीन तुगलक, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग जहाँ गुणवत्ता या एबिलिटी के आधार पर फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट जाते हैं। अब जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रतीक है, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन अब पूरी तरह से खत्म हो रहा था और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इक़्तादारों की भूमिका न के बराबर थी। इक़्तादारों की ताकत का नाश हो चुका था ऑलमोस्ट। वहीं जब एक तरफ तुर्क सामंतवाद अपने को मजबूत कर रहा था, इस राजस्थान में, गुजरात में, इन सभी एरिया में जो राजपूत राजा थे
they were representing the decentralizing element of political system. तो अगर कोई केंद्रीयकरण करेगा तो स्वाभाविक है कि वो अपने उलट की प्रक्रिया को खत्म करेगा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को अगर मजबूत होना था तो राजपूत सामंतवाद का अंत होना था, या अलाउद्दीन खिलजी के केंद्रीयकरण की प्रकृति को अगर मजबूत होना था तो राजपूत सामंतवाद में अंतर्निहित जो इम्प्लाइड जो अंडरलाइन जो डिसेंट्रलाइजेशन एलिमेंट था उसको खत्म होना था। इसलिए नॉर्थ इंडियन कैंपेन अलाउद्दीन खिलजी के लिए बट नेचुरल था, है ना। और इन राजपूत राज्यों के खिलाफ कंसिस्टेंट आक्रमण करना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि अगर अलाउद्दीन खिलजी को बचना था या उसके डायनेस्टी को बचना था तो उसके अपोजिशन को खत्म होना था, है ना। तो आज तो लोकतंत्र है, तब लोग अपने अपोजिशन को खत्म करते रहते हैं। ये तो राजतंत्र था जहां एक मजबूत राजा का अस्तित्व दूसरे राजा के लिए स्वाभाविक तौर पर खतरा होता, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडियन कैंपेन वाज बेसिकली मीant टू एलिमिनेट, टू सप्रेस द Rajput feudalism, the decentralization process of the political system। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो ये इस पीरियड का जो समय है, ये जो समय है ये गुजरात का एरिया है ना। इस गुजरात के एरिया से ही व्यापार मूल रूप से होता है, और ये दिल्ली जाने का ये रास्ता है। यहाँ घोड़ा इधर से ही आएगा, है ना। जो बेस्ट क्वालिटी घोड़ा था ये अरबियन घोड़ा तब भी था, आज भी। इसके अलावा लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए घोड़े का कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स जरूरी था। If he had the big army and army was based on the cavalry, तो मुस्लिम राज्य में घोड़े का आयात सबसे जरूरी चीज था अगर सेना को मजबूत रखना है तो ये रूट जो था इसको सुरक्षित करना था। लेकिन इसी रूट में चित्तौड़ था, इधर रणथंभौर था, ये गुजरात था। तो अगर वो राज्य मजबूत है तो आपका ये रूट असुरक्षित है, इनसिक्योर्ड है। तो अगर आपको सिक्योर होना है और इस पूरे रूट को सुरक्षित रखना है तो इस रास्ते में जो भी मजबूत है उनको एलिमिनेट करना होगा। ये विकल्प आपके पास नहीं, आपके लिए कंपल्सरी क्वेश्चन था, है ना। यह कोई ऑप्शन नहीं था कि ये करें या वो करें। अगर मजबूत होना है तो इसीलिए जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी मजबूत होगा वैसे वैसे भारत में राजपूत सामंतवाद कमजोर होगा। और भारत में जो राजपूत थे स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिकली असर्ट करते थे, और उन लोगों में भी टिपिकली अगर एक राजा हरा दिया तो अगले राजा बनेगा तो फिर उससे लड़ने के लिए लोग तैयार रहते थे। उनको परमानेंट सप्रेस करना मुश्किल था। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में जो भी राजा मजबूत हुआ अगर राजपूतों को हराता है तो उसी के रीजन तक वो सप्रेस्ड होंगे। उसका बेटा जब राजा होगा तो फिर तलवार लेके घूमने लगेंगे कि बाबू हराया था, बेटा नहीं, है ना। तो इसलिए पॉलिटिकली ये डिस्टेबलाइज करते रहे इस पीरियड में। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी युद्ध में उसका जो लड़ाई है वो नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया में हो, सभी हिंदू राजाओं के खिलाफ है। उस समय दक्षिण भारत में तो कोई कैंपेन हुआ नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के पहले। निश्चित रूप से लोग कहते होंगे, कुछ कहते ही हैं, आज भी किसी जगह या कोई यूट्यूबर था या कहीं था कि इतने सारे हिंदुओं को काटकर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे वैसे किया। लेकिन सिंपल बात है कि युद्ध होगा तो जो जीतना चाहेगा
वो अपोजिशन को भारी क्षति पहुंचाएगा तभी जीतेगा, ये तो स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ हारने वाले और जीतने वाले में गुलाब के फूल का एक्सचेंज होगा और बोला ठीक है तू हार गए तो घर जाओ, हम जीत के जा रहे हैं। तुम लड़ाई होगी, तलवारें चलेंगी, गर्दन कटेगी, जो ज्यादा मजबूत होगा ज्यादा गर्दन काट देगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कभी धर्म युद्ध का नारा दिया? उसके धर्म युद्ध के नारा देने का विकल्प नहीं था। कल हमने 2/3 कहा था, नहीं 3/4 अलाउद्दीन की सेना में हिंदू, 3/4 है ना, 3/4 उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3/4 3/4 वेयर हिंदू। ये रिक्रूटमेंट बड़ी पैमाने पर हुआ था, जो आपको हमने बताया भी था, और आगे चलकर भी रिक्रूटमेंट हुआ। तो 4,75,000 की केंद्रीय सेना अलाउद्दीन की थी। तो जिस सेना में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू होंगे, वह राजा किस तरह से कोई धर्म के आधार पर युद्ध लड़ेगा? यह एक नेचुरल सवाल है। अब बहुत लोग माने ना माने, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश, विस्तारवादी और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला शासक था, इसलिए युद्ध उसके लिए एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था, है ना। और अगर स्वाभाविक है कि कोई राज्य अगर मजबूत है और मजबूत होना चाहता है तो अपने आसपास के किसी भी राज्य को मजबूत नहीं होने देगा, और अगर मजबूत है तो या वो रहेगा या आप रहेंगे। इसीलिए और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चाहे जो लोग भी बोले, वो बहुत ही डेयरिंग आदमी था। जब हम लोग मंगोल आक्रमण देखेंगे तो जब दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था, तो दूसरे मंगोल आक्रमण में उसको तैयारी के लिए केवल 2 हफ्ता मिला था, और लोगों को लग रहा था कि हार जाएगा। मंगोल 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली पर आ गए थे। दिल्ली से 6 मील की दूरी पर मंगोलों ने कैंप लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से लोगों ने कहा कि आप नहीं जाइए लड़ने, या तो निकल जाइए दिल्ली से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ना, इसके लिए हम थोड़े बने हैं। अलाउद्दीन ने दिल्ली की चाबी दिल्ली के कोतवाल को सौंपा, बोला कि मैं लड़ने जा रहा हूं, तुम्हारा इतना ही काम है कि जो जीतेगा उसको चाबी सौंप देना। मैं नहीं चाहता कि चाबी नहीं सौंपने पर फिर वो मंगोल दिल्ली की जनता का कत्ल करे, और इतिहास हमको कभी नहीं माफ करेगा अगर मैं दरवाजे पर आए हुए मंगोलों से युद्ध न लड़ूंगा। युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं युद्ध लड़ूंगा, है ना। इस तरह का डिटर्मिनेशन वाला आदमी ही अंततः सफल होता है, चाहे जो भी उसने कृत्य किया हो अपने चाचा को मारकर। लेकिन वह भारी डिटर्मिनेशन का आदमी था, साहसी आदमी था। हम धर्म के आधार पर केवल किसी को नहीं देख सकते, उसके व्यक्तिगत योग्यताओं को भी देखा जाता है। अब युद्ध है, शासन है, तो होगा ही। अब तो अलाउद्दीन खिलजी का जो नॉर्थ इंडियन कैंपेन है, दैट डज मीन टू सप्रेस द राजपूत फ्यूडलिज्म, द इंडियन फ्यूडलिज्म, बिकॉज ही वाज एब्सोल्यूट रूलर। द खिलजी पीरियड इज अ सिंबल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी उस प्रक्रिया में बाधक होगा उसको रास्ते से हटाएगा, नहीं तो लोग उसको हटा देंगे। आप कमजोर होंगे तो आपको लोग हटा देंगे। इसीलिए पहला जो अभियान है वो है गुजरात अभियान, है ना। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि सीधे गुजरात अभियान उसने क्यों किया? क्योंकि चित्तौड़ और रणथंभौर को छोड़कर सीधे गुजरात जाता है। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि गुजरात के राजा कर्म बघेला थे, है ना। गुजरात के राजा कर्म बघेला थे, है ना, और अनहिलवारा इनकी राजधानी थी। अनहिलवारा, तो ये पीटी के लिए सवाल याद रखिएगा। इनकी राजधानी अनहिलवारा थी। पहले हुआ ये था कि उनका एक मंत्री था माधव, वो कुछ मिसचीफ किया था, एंड ही केम टू अलाउद्दीन खिलजी, और उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि आप चलिए, हम आपके साथ चलेंगे
और आप गुजरात पर हमला कीजिए। अलाउद्दीन का कहना था कि जब हम पहले तो वहां नहीं करते, लेकिन जब वहीं का आदमी आके हमको इनवाइट कर रहा है तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो एक वो कारण है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना भी मूर्ख नहीं था कि किसी के कहने पर वहां चला जाता। उसका अपना भी इंटेंशन था, जो पहले हमने बताया कि गुजरात व्यापार का मुख्य केंद्र था, घोड़े के आवक का भी मुख्य केंद्र था, सामानों के आयात निर्यात का भी मुख्य केंद्र था उस जमाने में। इसलिए गुजरात को रास्ते को क्लियर करना और गुजरात को जीतना, जो राज्य का जो एक तरह से लाइफलाइन है उसको सिक्योर करना था। और एक आदमी मिल गया, उससे और भी एडिशनल बेनिफिट था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला कैंपेन भेजा 1299 में गुजरात के खिलाफ। गुजरात पर कैंपेन करने का जिम्मेदारी उलुग खान और नुसरत खान को दिया गया। उलुग खान और नुसरत खान, दे कैंपेन्ड अगेंस्ट गुजरात। कर्ण बघेला भाग गए बेचारे, मतलब ही वाज डिफीटेड एंड ही फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। लेकिन इनकी बेटी थी देवल रानी, है ना। देवल रानी was captured and sent to Delhi। देवल रानी का आगे चलकर अलाउद्दीन के बेटा खिज्र खान से ब्याह होगा, और खिज्र खान से जो ब्याह होगा उसी पर अमीर खुसरो एक किताब लिखेगा, आशिका। याद रखिएगा, देवल रानी की शादी खिज्र खान से हुई। खिज्र खान अलाउद्दीन का बड़ा बेटा था, और देवल रानी और खिज्र खान के विवाह पर ही अमीर खुसरो ने एक किताब लिखा, आशिका, है ना। ये सब पीढ़ी के लिए ऐसे याद रखिएगा। अमीर खुसरो ही सर उर्दू में इन्वेंट किया था। नहीं, उर्दू का नहीं, हिंदवी कहा जाता है उसके द्वारा यूज। उर्दू जो है इट इज टोटली इंडियन लैंग्वेज, ग्रामर सेम है, इसलिए उर्दू का लिटरल मीनिंग होता है कैंप लैंग्वेज, कैंप की भाषा। उर्दू का लिटरल मीनिंग है कैंप की भाषा, और इसकी उत्पत्ति प्योरली भारत में हुई। इट हैज नो इस्लामिक कनेक्शन, है ना। लेकिन लोग उसको मुसलमानों की भाषा के रूप में नहीं। अमीर खुसरो जो है वो हिंदवी की शुरुआती करने वाले हैं, क्योंकि जिस समय अमीर खुसरो है, इसी पीरियड में अमीर खुसरो है ना, सबसे ज्यादा राजाओं के जमाने में वो रहे। अमीर खुसरो की कहावतें हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित हैं। अमीर खुसरो सेलिब्रेटेड सेंट भी थे, निजामुद्दीन औलिया के बहुत ही प्रिय से प्रियतम शिष्य थे। दोनों के बारे में दो जिस्म एक जान कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया, आप जाइएगा दिल्ली में तो निजामुद्दीन औलिया का जहाँ मजार है उसी के पहले अमीर खुसरो का मजार है। अमीर खुसरो के मजार से होकर निजामुद्दीन औलिया के पास जाना है ना। ये छोटे और बड़े के रूप में है लोग। और अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की कहानियाँ सूफी दुनिया में बहुत ही प्रचलित है। निजामुद्दीन औलिया के दिल में क्या होता था वो समझ जाते थे, है ना। गुरु शिष्य इतने थे, और जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो अमीर खुसरो बंगाल गए हुए थे गयासुद्दीन तुगलक के साथ। उन्हें लग गया कि कुछ हो गया है। उन्होंने उससे कहा गयासुद्दीन तुगलक से कि हमको दिल्ली जाना है। वो दिल्ली तुरंत लौटे, तब तक निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो चुकी थी। उनके कब्र पर गए और वही बोले थे, मुंह पे डाले, है ना, क्या क्या सोए यहाँ पर कोई उतना हमको मुख पे डाले केस गोरी। हाँ, फिर से बोलिए, हम नहीं बोले जरा। गोरी सुबह सेज पे, गोरी सुबह सेज पे, मुख पर डाले केस, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन नहीं छोड़ देस,
रैन भाई चौदेश। चहुदेश, है ना। यानी निजामुद्दीन औलिया कब्र में सो चुके थे, है ना, और उन्होंने उसी के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल किया और 1 महीने के अंदर उनकी भी मृत्यु हो, विदिन 1 मंथ। तो गुरु शिष्य का कितना आत्मिक संबंध था, ये अध्यात्म और उसकी दुनिया में बहुत ही बहुत सारी कहानियां उनकी प्रचलित है ना। ऐसे गूगल पे भी देखे तो उर्दू वाज इन्वेंटेड उर्दू लैंग्वेज कैन नॉट बी इन्वेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन। उर्दू मीन्स हुआ क्या, नहीं, इट इज नॉट लाइक गूगल है, गूगल कैन नॉट बी हिस्टोरियन। व्हाट हैपेंड, हाउ उर्दू इवॉल्व्ड when the Muslim invaders came to India, they were knowing their own language, वो अपनी भाषा जान रहे थे। तो जब वो दक्षिण भारत गए, विशेष ये उर्दू की उत्पत्ति दक्षिण भारत में मानी जाती है, इनिशिएटेड देयर। तो हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो अगर हम वहाँ रहने लगे, अब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इट इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। बट इफ आई हैव टू स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो हमको पानी मांगना है, पानी को हम कुछ बोलेंगे, बोलेंगे ये इन दैट वे एक बीच का लैंग्वेज डेवलप किया कि आप प्रोनाउंसिएशन भी, अंग्रेज भी अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इन दैट वे बहुत सारी चीज़ों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे मिक्सअप शब्द आए, कुछ अपना वो पर्शियन मिला है, कुछ वहाँ का तमिल हिंदी सब कुछ मिला और मिल के उर्दू भाषा का विकास हुआ। हिंदवी कहिए, हिंदवी कहलाता है, अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है, ये मिक्स्ड लैंग्वेज है, इसी से आगे चलकर आधुनिक हिंदी डेवलप हुआ, है ना। और इसकी मतलब सेलिब्रेटेड पोएट अमीर खुसरो को पोएट हिस्टोरियन कहा जाता है। बहुत सारी बातें जो और इतिहासकार नहीं बोलते हैं, अमीर खुसरो में आगे चलकर देखते चलेगा। इवन जो हम पीछे हम लोग पढ़े हैं कि कैकुबाद और बुगरा खान की जो मुलाकात है वो केवल अमीर खुसरो लिखता है और कोई नहीं लिखता है। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा इसको उलुग खान और नुसरत खान को। कर्ण बघेला अपने परिवार के जो भी कुछ लोग थे, पत्नी भी इनकी कमला देवी थी, पकड़ी गई, बेटी भी पकड़ी गई और भाग गए देवगिरी, है ना। तो स्वयं कर्ण बघेला फ्लेड टू देवगिरी। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव, उन्होंने कर्ण बघेला को शरण दिया। फिर हम साउथ एंड में उनको भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत बड़ा धन इन लोगों को हाथ लगा। इस आक्रमण में 9 मुसलमान गए थे, है ना। 9 मुसलमान कौन थे? है ना, 9 मुसलमान मंगोल थे, है ना। मंगोलों का वह टीम जो जलालुद्दीन खिलजी के जमाने में भारत पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी जो है मतलब 1291-92 में 1291-92 में अब्दुल्ला हलाकू का पोता था, ग्रैंडसन था, ही इन्वेडेड इंडिया। और उसके साथ उलुग खान के नेतृत्व में भी लोग थे। तो और लोग तो भाग गए, लेकिन उलुग खान के नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोल भारत में रह गए एंड दे कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तो वो मंगोल जो उलुग खान के नेतृत्व में भारत में रहे और मुसलमान बन गए, उन्हीं को 9 मुसलमान कहा गया। तो फंडामेंटली दे वर मंगोल्स converted into Islam and they were called no Muslims, new Muslims. बुद्धिस्ट। हाँ, इनिशियली they were Buddhist. किसी भी दूसरे धर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इनिशियली कोई ना कोई तो रहते हैं हम, है ना। इट हैज बीन प्रोसेस इन द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो इस पीरियड में लेकिन मंगोल बहुत ही लड़ाकू आदमी होते थे, है ना। और लड़ाकुओं का एक चंगेज खान से लेकर सीरीज रहा है इन लोगों में। 100 साल मरने के बाद उनका पैसा। और हलाकू लाकू सब थे।
तो खैर ठीक है, तो दे एकम्पनीड द दिल्ली सल्तनत फोर्स इन गुजरात। वहां बहुत सारा धन मिला और अलाउद्दीन खिलजी ने 80-20 को 20-80 कर दिया था, यानी सैनिकों को 20 और राज्य को 80। और धन जब ज्यादा मिल जाता है तो मंगोलों में तो था ही कि लूट लो चलो घरे, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत है, इसलिए जब लौट रहे थे लोग तो मंगोलों ने रिबेल कर दिया और रिबेल मारकाट हुआ, अलाउद्दीन के लोगों को मार उड़ के वो लोग भाग गए। एंड ही टुक रणथंभौर में उन लोगों ने शरण ले लिया, है ना। अब गुजरात से लौटती ही सेना रणथंभौर में शरण ले ली। तो रणथंभौर के उस समय राजा थे हमीर देव, चौहान राजा थे हमीर देव। हमीर देव वॉज द रूलर ऑफ रणथंभौर। और हमीर देव जो थे वो थोड़ा मतलब थोड़ा राजपूत टाइप से, रियल राजपूत, खाटी टाइप के राजपूत थे। तो राजपूतों में फिर नियम है कि राजपूतों के यहाँ जो शरण ले लिया, इफ यू हैव सॉट असाइलम विथ ए राजपूत, तो राजपूत आपको अपने जान की कीमत पर भी शरण देगा, है ना, और आपको फिर दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा या अपने मिट जाएगा। यही हालत हुआ हमीर देव का। हमीर देव के यहाँ मंगोलों ने या 9 मुसलमानों ने शरण लिया। अलाउद्दीन ने हमीर देव को खबर भेजा कि भाई आपके यहाँ मेरे विद्रोहियों ने, दे आर माई रिबेल्स, और आपके यहाँ असाइलम लिया है, आप उसको हमको सौंप दीजिए। हमीर देव ने कहा कि राजपूतों का परंपरा ये नहीं रहा है कि जो मेरे यहाँ शरण ले लो उसको हम फिर छोड़ दें, या मतलब उनको हम मरने के लिए किसी के यहाँ छोड़ दें। इसलिए जान जाए चाहे जान रहे, हम संरक्षण दे दिया तो दे दिया। तो ठीक है, आप अपने नियम पर है, अलाउद्दीन भी अपना नियम है। तो अलाउद्दीन कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, हमारा नाम भी अलाउद्दीन है। 1300 में उलुग खान को अलाउद्दीन ने, उलुग खान और नुसरत खान वही जिन लोगों ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उलुग खान एंड नुसरत खान वे आर सेंट टू इन्वेड रणथंभौर, लेकिन वो दोनों हार गए। तो अलाउद्दीन ने स्वयं कमान लिया। उसके बाद रणथंभौर का किला, चूंकि बहुत ही मजबूत किला था, उसको जीतना आसान नहीं था। राजपूतों के जो किला होते हैं, 2 तरह का, रेसिडेंशियल और कैपिटल एरिया होता है। प्रायः जो भी किला है एकदम पहाड़ पर है राजस्थान में, तो किला का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, उसमें बहुत दिक्कत है उसको जीतना। और इस जमाने में तोप तो था, तो ऊपर जो जाना है, हाइट की लड़ाई ऑलवेज मुश्किल होती है। आज के जमाने में कारगिल में जब सब कुछ है, तोप से लेके हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब है, तब तो कारगिल में इतना कैजुअलिटी हुआ, क्योंकि दिस वाज ए बैटल ऑफ हाइट। तो नीचे से आपको ऊपर जाना है। और प्लस भोजन, राजस्थान बहुत ही होस्टाइल इलाका है, वहाँ भोजन का इतना उपलब्धता नहीं है जैसे हम लोग के यहाँ है। और राजपूतों के किलों में 6 महीने का राशन ऑलमोस्ट स्टोर्ड होता था। तो 6 महीना आपको भी तो भोजन का जुगाड़ करना है। तो जब फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाइएगा तभी फिर राजपूतों से मुकाबला फाइनल होगा, क्योंकि फिर उनका भी भोजन खत्म होगा। तो राजपूतों में फिर एक परंपरा है कि भूखे मरने से अच्छा है कि युद्ध लड़ के मरा जाए, है ना। इसलिए स्वर्ग न मिलेगा अगर हम भूखे मर गए, अगर युद्ध में न लड़े, और लड़े तो एकदम सीने पर वार खाएं, मार इधर मार उधर मत मार, है ना। हाँ, तो मूर्खों लोग में यही सब परंपरा होता है ना। तो इसीलिए जब अलाउद्दीन, लेकिन उस किला को फिर भी जीतना मुश्किल था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किले के कई लोगों को घूस उस देकर अपने में मिला दिया। इसका मास्टर था, है ना, सारे गुण और अवगुण दोनों का मास्टर था अलाउद्दीन, है ना। योद्धा भी था लेकिन वो भी था। और 1301 में 1301 में इस पर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। प्लस माइनस यही रहा कि 9 मुसलमान भी लड़े, वो नहीं मिले उसमें।
और हमीरदेव भी लड़े, सभी लड़ते हुए वीर शहादत को प्राप्त कर गए और इस तरह से रणथंभौर भी गया। लेकिन सबसे जो ऐतिहासिक कहानी है वो है चित्तौड़ की कहानी, है ना। अब हम लोग जो चित्तौड़ की कहानी कहेंगे तो और लोग दुखी नाराज हो जाएंगे, है ना, लेकिन कहना तो पड़ेगा। पद्मावती का केस था। अब चित्तौड़ जो है देखिए हर जगह होता है, सभी जगह मतलब हर लोग कांग्रेस में राहुल गांधी पर क्यों हमला बोलते हैं, फिर ये लोग मोदी जी पर क्यों हमला बोलते हैं। तो नंबर 1 को ही जब धराशायी कर देंगे तो और का क्या वैल्यू है। चित्तौड़ राजपूतों में उसी तरह का राज्य था, सिरमौर राज्य था, इसलिए चित्तौड़ जब तक नहीं जीता जाता तब तक अलाउद्दीन की अथॉरिटी पूरी तरह से स्थापित नहीं मानी जाती। राजपूत लोग तलवार लेके घूमते रहते हैं, बॉस अभी है ना, अरे इधर उधर हुआ है, बॉस अभी है। और राजपूत इसके मास्टर थे, है ना, उनको तुरंते हार जाएंगे तुरंते तलवार लेके घूमने लगते थे। तो सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट वही लोग थे किसी भी राज्य के लिए, इसीलिए हर राज्य के लिए जरूरी होता था कि इनको थोड़ा ऑर्डर में लाया जाए। तो चित्तौड़ में राजा थे राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। अब राणे थे ये फैमिली, ये भी स्टोरी सही है, लोग गर्दन कट गया फिर भी ये लोग मार देते। वो तो साइंस है, मोशन में रहेगा तो थोड़ा दिन तो मोशन में घूम ही रहेगा, ये तो साइंस है, प्योर साइंस है। नहीं तो उसमें दिखाता है कि कटने के बाद वो मार रहे हैं 2-4 लोग को। अच्छा ऐसे हम घूम रहे हमारा गर्दन कट गया तो ऐसे घूमते रहेंगे ना, तो उसमें हड़क जाता है, लोग बैक हो जाता है। मूवी में मतलब बोलना चाह रहा है कि आज छोड़िए मूवी, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, हम लोग मूवी तो नहीं देख रहे हैं। जब तक हम मूवी में जब तक मिर्च मसाला नहीं लगेगा मूवी कोई देखेगा। अब उसमें अगर सिंपल हम इतिहास बोलेंगे तो भी लोगों को बोर लगेगा। तो जब किसी को हर दरबार में राजपूतों में ही चारण भाट की परंपरा रही, है ना, जब भी राजपूत राजा युद्ध लड़ने जाते थे चारण भाट आते थे और गीत गाने लगते थे कि आपके बाबूजी ने ये किया, बाबा ने ऐसे मारा, परबाबा ने ऐसे मारा, इनको ऐसे काट दिया, उनको ऐसे लूट लिया। तो आप भी उत्साहित हो जाएंगे, जब मेरे बाबू दादा ऐसे तलवार चलाए तो हम भी चलाएंगे, है ना। और 16 साल में अगर राजपूत मर गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना था। बताइए कितना मूर्ख लोग है ना। तो युद्ध को ग्लोरीफाई देखिए हर सभ्यता संस्कृति में और हर युग में कुछ खास विशेषताओं को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो राजपूतों को युद्ध लड़ना था तो उसको युद्ध के मेंटेलिटी में लाना होगा ना। किसी को पढ़ाना है तो उसको पढ़ने के मेंटेलिटी में लाना कितना कठिन होता है। बच्चा को पीटना पड़ता है और हमारी सरकार मना करती कि ना पीटो, है ना। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है उसको पढ़ाने की तरफ लाने के लिए कितना सब आजकल प्ले स्कूल खुल गया है। उसी तरह जिससे तलवार चलाना है तो ऐसे बोले कि तलवार चला तो कोई चलावेगा, मान लीजिए हमको कोई गया हम ना चलाएंगे, है ना, कितना गुण गावेगा। तो उसी तरह से उस मेंटेलिटी में लाना। कैसे 15 अगस्त होता है तो स्वतंत्रता दिवस का गीत गाया जाता है, आप एकदम जोश गाते हो, वाह खूब लड़ा, है ना। तो उस ओकेजनल चीज होता है। तो इसीलिए जब हम कोई काम करेंगे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो फिर काम चलने वाला नहीं कहीं भी। तो उस सब में भी है। अब जितनी भी कहानियां हैं अपने अपने जगह पर है। और आप ये जान लीजिए कि अमीर खुसरो फिर अलाउद्दीन के साथ वहां गया हुआ था। अमीर खुसरो जो हर छोटी बड़ी बातों को लिखता है, अमीर खुसरो ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं लिखा। मेन बात क्या है,
कि अमीर खुसरो ने उन, और यह जो थीम है अमीर खुसरो के लायक था। रानी वाला जो मे भी ये भी तो हो सकता है उनका डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। अमीर खुसरो जब हम कह रहे हैं कि 1325 तक जिंदा था, नहीं उनका वो लिखे होंगे डिस्ट्रॉय हो चुका फिर लिखेगा। he has not written one book, he has written many books and he has written after the ruler is nowhere। उनके रूल के बाद मरने के बाद में भी वो बुक डिस्ट्रॉय हो चुका हो या मिसिंग हो। अब तो कल्पना में कुछ भी हम कर सकते हैं, है ना। और किताबों को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया कि उसी किताब को डिस्ट्रॉय किया। Had there been any iota of anything, या जो अगर उसमें सत्य होता तो अमीर खुसरो मस्ट हैव रिटेन, जब वो खिजर खान और देवल रानी पर लिख सकता है। यहाँ तो सीधे अलाउद्दीन खिलजी वॉज इन्वॉल्व्ड। इसके लिए वो बहुत बड़ी स्टोरी थी, लेकिन ही हैज नॉट मेंशन्ड अ सिंगल वर्ड अबाउट पद्मिनी एंड अलाउद्दीन एपिसोड। अब जो पद्मावत जिन्होंने लिखा, कौन लिखा है पद्मावत? पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। राणा रतन सिंह के खिलाफ कैंपेन कब होता है? ये कैंपेन है 1303 का, है ना, 1303। मलिक मोहम्मद जायसी कब हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं शेर शाह के जमाने में। शेर शाह कब हुआ? 1540 में राजा हुआ। मूल घटना कब है? 1303। 1303 में अगर 1540 घटाते हैं तो 237 साल है, 27 है। अच्छा हाँ, 3 और 1, हाँ, 227 साल हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत मूल घटना के 227 साल बाद लिखते हैं। घटना है 1303 की, और मलिक मोहम्मद जायसी इज कंटेम्पररी टू शेर शाह, है ना। तो अब आप सोचिए कि इस बीच में किसी को फुर्सत नहीं मिली कि वह इस घटना को लिखे, है ना। और कंटेम्पररी, और साथ में चित्तौड़ में एक कंपनी कर रहा है अमीर खुसरो, और वह भी एक शब्द नहीं लिखता है, ठीक है ना। तो 227 साल बाद अमीर खुसरो को वहां बैठकर कथा सुनाने वाला कौन मिला कि दिस वे द सिचुएशन हैपेंड, और वह भी 227 साल बाद। अमीर खुसरो या 1303 के कैंपेन और मलिक मोहम्मद जायसी में ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 227 साल कुछ समय होता है ना। और इस समय अंतराल में पद्मावत लिखा गया। अलाउद्दीन खिलजी जो सैनिक है, एनीबॉडी मे हैव सो मेनी एबरेटेड हैबिट्स, उसके चरित्र के और भी दुर्गुण हो सकते हैं। यहाँ जब नेता सब का रहता है तो उस समय का मध्यकालीन राजा है जहाँ तलवार चलती है और खून शरीर पर पड़ता है और उसी कपड़ा को पहन के घूमते रहता है। वहाँ तो नहीं था कि हाँ युद्ध के मैदान में गए, युद्ध लड़े, गर्दन काटे, फिर नहा धोआ के फ्रेश होके आएंगे दरबार में। इसीलिए विदेशियों को मलेच्छ वर्ड इस्तेमाल किया गया। भारत के भारतीय परंपरा में मलेच्छ का मतलब होता है गंदा। आज भी 10 दिन नहीं नहाइए घर का, लोग बोले कि मलेच्छ है, घर का गंदे से रहिए बोले कि मलेच्छ है। तो दिस इज द कॉमन वर्ड इन दैट पीरियड फॉर द फॉरेनर्स एंड एंशिएंट पीरियड में, एंड दिस कंटिन्यूड इन मेडिवल पीरियड टू। तो इतने दिनों के बाद किस तरह से वो घटना मिली, और पद्मावती को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा रिस्क लिया
ये लॉजिकल नहीं है ना, यह लॉजिकल नहीं है। समझ गए ना। अब घटना क्या हुआ या जो इतिहास में क्या है उस पीरियड के, जैसा मैंने कहा कि चित्तौड़ को जीते बिना राजपूताना को सबड्यू करना इम्पॉसिबल था। फिर अब मूल इतिहास की तरफ आइए। अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः केंद्रीयकरण का प्रतीक है दिल्ली सल्तनत में। अगर उसकी अथॉरिटी को कोई राजा नॉर्थ इंडिया में ही चैलेंज करेगा तो फिर उसके लिए क्या नॉर्थ इंडिया पर नियंत्रण की बात बचेगी। चित्तौड़ वॉज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडियन राजस्थान। चित्तौड़ वॉज द सिंबल ऑफ राजपूत रेसिस्टेंस। चित्तौड़ वॉज द सिंबल ऑफ राजपूत ऑनर एंड प्रेस्टीज। तो अगर हम किसी को सबड्यू करना चाहते हैं तो उसके ऑनर और प्रेस्टीज को भी खत्म करना होता है। किस तरह से लोग किसी नेता के व्यक्तिगत जीवन को भी हाईलाइट कर देते हैं कहीं कहीं, है ना। उनके पर्सनल लाइफ को लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, ऐसे, केवल डिमोरलाइज करने के लिए और जनता में उनका इमेज बिगाड़ने के लिए। तो अगर चित्तौड़ रह जाता और सभी राजपूत राज्य हार भी जाते तो राजपूत लोग बोले चित्तौड़ नहीं ना हारा, बॉस है हमारा, वही मेरा गौरव है, वही। आज भी राणा प्रताप का क्यों जयंती मनता है? राजपूत तो 600 राजा से अधिक थे, राणा प्रताप का केवल जयंती मनाते हैं और सब राजपूत तेल लेने गए थे, क्या करने गए थे राजपूत, तो केवल राणा प्रताप का है। 10-20 को राजपूत रहना चाहिए था, इट इज नॉट देयर, है ना। तो ये परंपरा रही है, सिंबल रहा है, गांव में भी होता है, घर में भी होता है कि मेरे परिवार का एहसान है। आप ही कुछ हो जाएगा तो लोग बोलेंगे मेरे परिवार का बहुत ज्यादा एहसान है, और SDM DSP बन गया, दंदनाए हुए है ना। तो ये एक मानसिक साइकोलॉजिकल चीज भी होता है। इसलिए चित्तौड़ को जीतना अलाउद्दीन खिलजी के पॉलिटिकल कैरियर के लिए अनिवार्य था। और चित्तौड़, फिर जैसा अभी मैंने बार बार आपको कहा कि किसी भी राजपूत किले पर विजय प्राप्त करना है तो 6 महीना प्लस रुकने का इंतजाम करके जाना होगा। यहां भी यही हुआ। वहां पर ये लगभग 8 महीने रुका है, ऑलमोस्ट फॉर 8 मंथ्स। और जो मैंने कहा वो वैसा ही हुआ कि जब किले का भोजन खत्म हो गया और भूखे मरने की नौबत आ गई, तब राजपूतों में जो होता है, दे डिसाइडेड टू गो आउट एंड डाई फाइटिंग। महिलाओं ने अपने अपने पुरुषों का आरती किया, अंतिम विदाई दिया। तो राजपूतों में इस तरह की परंपरा है ना, कि कोई जहां भी जो जिस आर्ट में होता है वो होता है। तलवार भेंट किया और दिया, और स्वयं फिर जौहर करने के लिए राजपूतों में सामूहिक आत्मदाह की प्रथा है। जौहर ये भी एक हृदय विदारक एक चीज होता है ना। इसको भी करना कोई मामूली चीज, तो राजपूतों में साहस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी महिलाओं में भी रहा है। कई ऐसी कहानियां कि जो राजपूत राजा ब्याह किया और महिला को छोड़ के जा रहे हैं युद्ध लड़ने, और युद्ध हो रहा है तो महिला गई, बोले कि आ रहे हैं, और अपना गर्दन काट के पुरुष को भेज दी कि अब जाओ युद्ध लड़ने, ना हम रहेंगे ना तुम यहाँ रहेगा। इस तरह की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, कहीं झूठ कहीं सच, लेकिन सच भी होंगी तभी कुछ इस तरह की कथाएं हैं। तो जिस चीज में आप रहते हैं, आज मोटिवेटेड सब क्या करता है, आज स्टूडेंट के साइकोलॉजी को इनकैश करता है। हर युग में अब कोई क्यों कहता है कि 500 में ये IAS पढ़ा देंगे, तो आपके IAS बनने के उस कीड़ा का वो इनकैश कर ले रहा है। 5 लाख आदमी 500 रुपया दीजिएगा, कितना पैसा बनेगा? अब जोड़िए, आप गरीब के गरीबे रहेगा, वो तो अमीर हो गया, करोड़पति हो गया। 200 रुपया दीजिए, 1 करोड़ आदमी 1 रुपया दे, है ना। तो क्या होता है, तो गरीब हर तरह, तो उसी तरह से हर इमोशन और साइकोलॉजी को बेचने की प्रथा हमेशा रही है।
लेकिन किसी को मोटिवेट अगर कीजिएगा तो उस चीज को लाना पड़ेगा। तो ये था राजपूतों में, निश्चित रूप से ये बहादुरी और वो शौर्य था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ये सब मूर्खता होता है, रिट्रीट करना भी अपने सर्वाइवल के जरूरी होता है। तो राजपूतों में रिट्रीट मैकेनिज्म नहीं था, आगे बढ़ गए तो या तो जीत कर जाएंगे या तो मर कर जाएंगे, है ना, भाग कर नहीं जाएंगे। कभी कभी दाएं बाएं किया है लोग, लेकिन नॉर्मल यही था। इसीलिए चित्तौड़ को जीतना जरूरी था। चित्तौड़ पर जीत कर ही नॉर्थ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी पैरामाउंट शासक हो सकता था। जिस तरह से चित्तौड़ के रहते लोग कहते कि चित्तौड़ को नहीं ना हराए, उसी तरह जब चित्तौड़ को पराजित कर देंगे तो दूसरे पर उसका बहुत ही डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट होगा कि जब चित्तौड़े हार गया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो दोनों के लिए प्रेस्टीज इशू था। अलाउद्दीन खिलजी ने यही किया और स्वयं कैंपेन को लीड किया। वह साधारण आदमी या इसके सेनापतियों के लीड करने के औकात से बाहर का चीज था। और यही हुआ जब राजपूतों का भोजन समाप्त हुआ, राजपूतों ने फैसला किया कि अब युद्ध लड़ना है। द्वार खोल दिया गया, राजपूत योद्धा युद्ध लड़ने गए और राजपूत महिलाओं ने सामूहिक तौर पर जौहर किया। इसलिए कथा कहानी छोड़िए और ये लिखिए कि अमीर खुसरो इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ मेडिवल पीरियड हु हिमसेल्फ हु वाज द विटनेस ऑफ जौहर हिमसेल्फ। जौहर प्रथा का आंखों देखा विवरण बताने वाला अमीर खुसरो मध्यकाल का पहला इतिहासकार है। पहले आप सुनते थे कि जौहर हो गया, ये किया वो किया। जब अलाउद्दीन की सेना किले में प्रवेश की तो आज भी वो जगह है और राजपूतों के प्राय इस पीरियड में सभी महलों में जौहर के लिए एक अलग स्थान बना होता था। उसमें आग लगा दिया जाता था, महिलाएं पुरुष को विदा की और अपने एक एक करके उसमें कूद जाती थी। ये कोई मतलब दिमाग को हिला देने वाली रीति रिवाज है। और किस तरह से वो लोग कूदते थे और एक एक कूद रहे हैं, है ना। तो इमोशनल लेवल कहाँ तक जाता होगा, इमोशन का लेवल, है ना, करेज कितना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए राजपूत महिलाओं का करेज पुरुषों से भी कई बार ज्यादा होता था। तो इसलिए चित्तौड़ का विजय पॉलिटिकल था, चित्तौड़ का विजय स्ट्रेटेजिक था। जब आप किसी को विलेन मान लेंगे तो विलेन बताने के लिए हर कोई भी आदमी संसार में परफेक्ट नहीं, क्योंकि आदमी है। जब भगवान में भी दोष आप निकालिए देते हैं तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत जीवन में क्या होता था नहीं होता, डिफरेंट है। ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशनिस्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ही इज द फर्स्ट इंपीरियलिस्टिक रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और जो भी युद्ध लड़ा वो उसमें लोगों को हराया है। इसीलिए जब आप हारेंगे तो आपके बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, है ना, क्योंकि जब आप फेल होते हैं इम्तिहान में, जो हम बार बार कहते हैं, तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेज। कोचिंग वाले नहीं पढ़ाए, सर नहीं पढ़ाए, और आप शहर में मस्ती मारे। ये तो नहीं बोलिएगा बाबू भाई से कि हम कोचिंग के बदले शहर में मस्ती मारे, घूमे फिरे और हॉस्टल में जाकर सूत गए, है ना। सब बोलेगा कि हमको कोचिंग वाले। तो ये आदमी का तरीका है कि अपनी गलतियों का दोष दूसरे पर मर दे। अलाउद्दीन खिलजी, एंड रिजल्ट क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। तो वो जीत लिया, इसलिए अगर वो वुमेनाइजर होता, अगर वह केवल पद्मिनी को टारगेट लेके चलता तो इतने सारे राज्यों को जीत लेता। आप उसके उपलब्धियों से क्यों आंख मोड़ रहे हैं? उसने नॉर्थ इंडिया के प्रत्येक शासक जो उसके खिलाफ खड़े हुए हराया, है ना। अब वो उतना बड़ा शासक है, उसका पर्सनल लाइफ क्या था, निश्चित रूप से थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि उसकी शादी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से हुई। एक शादी तो होती नहीं थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को भी मर्डर कर दिया,
तो बीवी से रिश्ता अच्छा रहेगा, उसके बापे कोई मार दिया, कलह होगा, और जब घर में कलह होगा तो इधर उधर करेगा। तो पर्सनल लाइफ वाज श्योरली डिस्टर्ब्ड, लेकिन उसके लिए उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, है ना। इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर पद्मावत की कथा वो स्टोरी है ज़्यादा, हिस्ट्री कम है। उसके पात्र हिस्टोरिकल है, लेकिन कथा कथा स्टोरी है। ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कथा का सृजन किया गया है, और मलिक मोहम्मद जायसी एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, है ना। और एक पीटी के लिए इतने याद रखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन हैं। शेर शाह और मूल घटना के बीच 227 साल, तो हम लोग कह रहे हैं आगे पीछे जब किताब लिखो उसका कोई डेट तो है नहीं, वही 227 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, इतना का फर्क है। अगर ये घटना जिस समय हुई उसी समय अगर ये किताब लिखा गया होता तो ऑथेंटिसिटी मानी जाती, और अगर अमीर खुसरो 2 लाइन भी लिखा होता तो मान लिया जाता इसकी हिस्टोरिसिटी भी। अमीर खुसरो खुद अलाउद्दीन के साथ वहां गया, जौहर की प्रथा के बारे में उसने लिखा है, लेकिन पद्मिनी कथा के बारे में नहीं लिखा है ना। और वो आई विटनेस है, तो इसी के लिए इस तरह का नाम कहना बेकार है। अब आपको कहना है तो कोई कौन रोक लेगा, आप भी गीत गाइए, आप भी कहिए, है ना। स्टोरी के आधार पर आप सिनेमा बना दे, कुछ बनाइए। इसके बाद चित्तौड़ में अलाउद्दीन ने अपने बड़ा बेटा खिज्र खान को अपॉइंट किया, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया, है ना, खिजराबाद रखा है। लेकिन खिज्र खान वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। 1311 में अलाउद्दीन ने इसको मालदेव को सौंप दिया, है ना। और मालदेव की मृत्यु के बाद 1321 में मालदेव जब मर गया तो हमीर देव सिसोदिया वंश के राजा यहाँ पर कब्जा करते हैं, है ना। हमीर देव सिसोदिया, फिर चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का राज होगा, जिसमें राणा संगा, महाराणा प्रताप ये सब होंगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो पद्मिनी कथा में ये थोड़ा आपको जो मैंने बताया वो लोचा है। अब जिसको जो मानना है वो मानते रहे, उसके लिए कोई क्या कर सकता है ना। लेकिन ये जो लॉजिकल हमने बताया उसको आप ध्यान रखिए, रखना है तो आप भी नहीं रखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा कैंपेन करवाया 1305 में। मालवा, महलक देव वहां के राजा थे मालवा के, और सब नाम केवल लिख लीजिए। 1305 में मालवा जीता गया आइनुल मुल्क के नेतृत्व में। 1309 में सिवाना जीता गया, वहां परमार राजपूत शीतल देव वाज द रूलर। सिवाना में अलाउद्दीन ने स्वयं आक्रमण किया। जालौर 1309 में, 1309 में जालौर कन्हर देव वाज द रूलर, उसको जीता गया। तो नॉर्थ इंडिया में एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की, और काफी पावरफुल व्यक्ति के रूप में स्टैब्लिश होता है। अब जहां तक साउथ इंडियन कैंपेन है, दक्षिण भारत का जो अभियान है, तो ये जो लाइन है ये उत्तर और दक्षिण का एक डिवाइडिंग लाइन है। अलाउद्दीन खिलजी के पहले दक्षिण भारत पर किसी भी मुस्लिम शासक ने आक्रमण नहीं किया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत का जनक अमीर खुसरो है। बर्नी और अन्य लोगों के द्वारा जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार अलाउद्दीन के पास जो रिसोर्सेस था और इसके पास जितनी बड़ी सेना थी
कहा जाता है कि उस रिसोर्सेज से वह केवल अपने सेना को 6 साल का वेतन दे सकता था। खर्च और इस सब को देखते हुए और भी आगे की कहानी उसे रचनी थी। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, तो अमीर खुसरो कहता है, मतलब उसके विवरण में एक बार है कि उसने सुल्तान के सामने कहा कि सुल्तान, आज मैंने एक सपना देखा है और इस सपने में दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में बहुत से हरे भरे बाग दिखे, उसमें अच्छे अच्छे फूल पौधे दिखे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फूल दिखे। हमारी इच्छा है कि आप जाकर उन फूलों को तोड़ कर ले आए। तो अमीर खुसरो कवि है, यूपीएससी मेंस में इस पर क्वेश्चन कमेंट में आया हुआ है हिस्ट्री ऑप्शन में। तो फूल को तोड़ ले आए, तो ये कवि कह रहा है, तो ये इंडिकेशन है, फूल फल को ले आए, यानी उसके रिसोर्सेज को आप ले आइए। अलाउद्दीन खिलजी को अपने सेना को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू चाहिए। तो अभी हमने पिछले क्लास से बताया कि 50% लैंड रेवेन्यू हो गया, इससे अधिक तो आप लैंड रेवेन्यू नहीं वसूल सकते थे। चराई घराई कर भी लिया और पूरा सिस्टम को अप टू डेट किया। तो अप टू डेट करने के बावजूद इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो जहां आप डायरेक्टली रूल करते हैं वहां से आप राजस्व वसूलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के अभियान को राजस्व वसूली कहा जाए या क्या कहा जाए, तो इतिहासकार उसको धन उगाही करते हैं। है ना, एक तरह से रैंसम का वसूली है। तो जब आप कहीं पर आक्रमण केवल धन के लिए करते हैं, इट वॉज नॉट मींट फॉर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी नेवर रूल्ड एनी ऑफ द स्टेट्स इन साउथ इंडिया। He sent the campaigns up to Kerala, but he never ruled any of the state. उसने किसी भी राज्य पर कब्जा नहीं किया और न ही उनको अपने राज्य में शामिल किया। But he was the first to cross into South India, invade South India. तो अगर साउथ इंडिया में गया ही और धन उगाही करने के गया ही, लेकिन he initiated a new process. He broke the boundary of south and north. अब कोई गया तो रास्ता तो खुल गया और साउथ और नॉर्थ मिला और एक कैंपेन नहीं हुआ, लगातार कैंपेन हुआ। तो इस्लामिक संस्कृति का धीरे धीरे इन हो गया साउथ इंडिया में, है ना। तो जो साउथ पहले केरल वगैरह में थे लोग, लेकिन बेसिकली जो साउथ इंडिया बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रमण से बचा हुआ था, उस साउथ इंडिया में मुस्लिम आक्रमण हुआ, संस्कृति गई, लोग गए। सर, मलिक कपूर tried to destroy रामेश्वरम also. अच्छा, जब हम आक्रमण करेंगे तो हम अपने अनुसार जाएंगे ना, हम अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। आज की तारीख में किसी भी क्रिमिनल का, जो राज्य के नज़र में क्रिमिनल है, उसका कुर्की जब्ती क्यों होता है ना। तो अगर हम अपने नज़र में उठना चाहते हैं और आपको हम गिराना चाहते हैं, तो राज्य कुर्की जब्ती यही कह के करता है किसी क्रिमिनल को कि तू बड़ी भाग रहा है, गिरफ्तार नहीं होता है तभी ना कुर्की जब्ती होता है। देख, तुम्हारा घर पे चल के तुम्हारा घर तोड़ देंगे, नहीं बोलता है आदमी जब अंतिम होता है, तो बड़ा तो गुंडा बनता है, रुक तुमको बताते हैं। तो घर पर चढ़ के घर का दरवाजा तोड़ना सबसे ज्यादा अपमानजनक बात होता है। तो सरकार कहती है कि तोड़ देंगे दरवाजा, कुंडी उखाड़ लेंगे, है बड़ा क्रिमिनल तो बचा लो, तो इसका मतलब वही होता है। तो आपके हम जो गर्व या
जो भी गरुड़ है उसको तोड़ देंगे हम। तो जब आपका जो घर है, मंदिर है, मतलब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं भगवान है मेरे, बोले कि ना भगवान बचा ले तो तुमको हम तोड़ते हैं उनको। आपका एक पैर लग जाएगा तो आप धार्मिक आदमी तो प्रणाम करेंगे, धोएंगे, माफी मांगेंगे, भगवान माफ कर दे, और वो पहले तुमको मंदिर को तोड़ दिए। तो उनको अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना था उस दृष्टिकोण से जो गलती की हो। बट जब कोई शासक आक्रमण करेगा कहीं पर भी तो अपना भय और आतंक पैदा करेगा ना, उसकी सत्ता को कैसे मानिएगा, है ना। अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, कोई भी जो युद्ध किए, कलिंग में अशोक ने युद्ध किया तो क्या लोगों को फूल देकर मारा, गले लगा के कहा कि अच्छा तुम लोग मर जाओ, हम जीतना है बहुत। जब युद्ध होगा तो तलवार चलेगी तब ना जीतिएगा। आपकी तलवार मजबूत होगी तो जीतिएगा, कमजोर होगी तो हारिएगा। महात्मा गांधी बिना तलवार के तो अंग्रेजों ने छोड़ दिया, तो उसमें उसकी ताकत थी, जनता जन आंदोलन है, वो मास मूवमेंट है, और इस समय सेना का आंदोलन है। तो दोनों समय में फर्क है। तो मंदिर तोड़ दिया ये गलत बात है हमारे दृष्टिकोण से, कि हमारे घर को भी कोई तोड़ देगा, या झोपड़ी तोड़िएगा तो बेचारा घर भी घर हो जाता है। तो उस जमाने का वही रीति रिवाज था। विजयनगर वाले जब दूसरे पर आक्रमण करते थे, दक्षिण भारत का नियम ही था, ये सब नहीं है। दक्षिण भारत में अगर एक राजा जीतेगा तो हारे हुए राजा का पहले राजधानी को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। इसीलिए कैसे पल्लव राजा को बातापी कोंड उपाधि दी गई है, बातापी का उन्मूलन करने वाला। दक्षिण भारत का नियम था कि दक्षिण भारत का कोई भी राजा की राजधानी में एक वृक्ष होता था, सिंबॉलिकल वृक्ष होता था, और उस वृक्ष में राज्य की ताकत मानी जाती थी। जब कोई जीतेगा और आप हारेंगे ना, तो पहला काम उस पेड़ को काट देते थे लोग, और तब आपके घर, मंदिर, महल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि आप राज्य की जनता है और आपके राजा को हमने मार दिया और हम जीत गए। तो जब राजा मर गया तो आप क्या कीजिएगा, लेकिन आपके मन में मेरे खिलाफ तो रहेगा, यही राजा मेरे राजा को मारा है। अब हमारा महल है यहाँ पर, जब मेरा महल देखिएगा तो बोलेगा अरे मेरा राजवा इसी में रहता था, बताइए तो भला मार दिए। तो आपको उसका महल, उसकी विरासत हमेशा अपने पूर्ववर्ती राजा की याद दिलाएगी। तो अगला आदमी आपके दिमाग में इरेजर चलाएगा, वो महले को उड़ा दिया, न महल रहेगा ना आप राजा को याद रखिए। बलबन ने इल्तुतमिश के खानदान के बच्चा तक को मार डाला, अपने नाती तक को मार दिया, उसी का बेटी का नाम बेटा था सब, ताकि उस खानदान के किसी आदमी को लेकर कोई विद्रोह न कर दे कि उस खानदान का ये आदमी ही राजा बनना चाहिए। तो हर आदमी अपने खिलाफ संभावित विद्रोह का दमन करता है, कोई सफल कोई असफल होता है। इसीलिए इन चीजों का तोड़ा जाना गलत है, लेकिन उसका मतलब है कि हम आपके मान सम्मान गरुड़ को डिस्ट्रॉय कर दिए और आपके अंदर में डिमोरलाइजेशन ला दिए, तब ना आप मेरे खिलाफ तलवार उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। नहीं तो हम उधर गए, आप तलवार लेके फिर घूमने लगेगा कि आओ जरा फरियाद हो, है ना। तो ये सामान्य चीजें हैं। इसी को जब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम अपनी बात करेंगे, वो तब लड़ाई होगी करेंगे। तो वैचारिक लड़ाई होगा ना कि तू मेरे मंदिर को तोड़ दिया जी, आप लड़ के बचा लेते। जब हमको जीतना है तो आप हमको हराइए, आप क्यों नहीं हराए? ये तो बाहर से आया था ना, आप लोग एक होके हरा देते। तो जिस समय तलवार भागना था घर में सूत गए, और आज हवा में तलवार भाग रहे, पानी में मारी है तलवार। तो लड़ना था उस समय लड़ते, दीवारों से नहीं,
आदमी से लड़ना था, तो जब आदमी से लड़ना था तो गीत गाए, और जब सब खत्म हो गया तो तलवार हवा में मार गए। इसीलिए वक्त पर एक्ट कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने के टाइम में पढ़िए, अभी चिंता कीजिए कि हम कैसे पास करेंगे। ये ना कि जब 40 क्रॉस कर जाइए तो कहते कि थोड़ा सा पढ़ लिए रहते ना, तो निकालिए लिए रहते, है ना। तो ये यही होता है। तो इस समय पढ़ना है तो गीत गाते घूम रहे हैं, है ना, इधर उधर टहला मारते घूमते हैं, और बाद में गीत गाना है। इसीलिए दक्षिण भारत का अभियान निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अरे मलिक काफूर तो हिंदू था, वो हिंदू से मुसलमान बना। गुजरात कैंपेन में he was brought to Delhi, converted to Islam, और अलाउद्दीन का सबसे प्रिय आदमी हो गया। पहला कैंपेन से लेकर सारा दक्षिण भारत का कैंपेन मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर हिंदू कन्वर्ट है, इसी समय कन्वर्ट हुआ। कहां रहते हैं भाई, देखिए, ये बाहर का मुसलमान नहीं है ना, ये इंडियन हिंदू है, कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। चलिए 1300, इतना बड़ा वीडियो ठीक नहीं।